आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश में 240 लोग हलाक, सिर्फ 2 मौजिज़ाना तौर पर जिंदा बचे। एक्स चीफ मिनिस्टर के भी मारे जाने की खबर। गजा में इस्राएली स्ट्राइक से 40 से ज्यादा लोग हलाक। उधर ब्रिटिश जमीन पर इस्राएली फौजियों की ट्रेनिंग जारी। अमेरिका का बहुत बड़ा दावा, कहा ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बेहद करीब। ईरान ने जंग की आहट के बीच तीसरी सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी का किया ऐलान, कर दिया बड़ा चैलेंज। ईरान ने मुल्क भर में बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स की शुरू। ड्रिल्स का कोड वर्ड है या अली इब्न अबी तालिब। और हुथीज की सीधी वार्निंग, ईरान पर हमला हुआ तो पूरा रीजन जला देंगे। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 12 जून 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर। एक गुजारिश है, किसी हेडलाइन में किसी लफ्ज पर अगर आपको कुछ मसला है ना, तो पूरी खबर देखिएगा या फिर जो स्क्रीनशॉट लगे हो वो पढ़िएगा, आपको कोई शुबा नहीं रहेगा। शुरुआत करें। सबसे पहली खबर इंडिया से। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 240 लोग हलाक हो गए, सिर्फ 2 लोग बच पाए हैं, वो भी एक मौजज़ा रहा। ब्रिटिश सिटीजन रमेश विश्वास की सीट उनकी जिंदगी की सीट बन गई। गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी की भी मौत की खबर है। आज गुजरात के शहर अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में 242 लोग सवार थे, मगर क्रैश के बाद सिर्फ 2 लोग जिंदा बच सके। 240 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटिश शहरी रमेश विश्वास कुमार, जो सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे, मौजज़ाना तौर पर बच गए। उनका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे मौत से वापस लौटे हों। दूसरा जिंदा बचा शख्स अभी अस्पताल में एडमिट है, उसका इलाज जारी है। पहले ये खबर आई थी कि कोई भी नहीं बचा है, लेकिन अब ये 2 लोग जो जिंदा बचे हैं वो एक रोशनी बन गए हैं इस अंधेरी खबर में। खैर, फ्लाइट की डिटेल्स समझ लीजिए। कुल सवारियां 230 थीं। 169 लोग इंडियन सिटीजन थे। 53 इसमें ब्रिटिश सिटीजन सवार थे। 7 पुर्तगाली थे, 1 कैनेडियन था और 12 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 103 मर्द, 114 औरतें, 11 बच्चे और 2 बिल्कुल मासूम दुधमुहे बच्चे थे जो अभी पैदा हुए। इस हादसे में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी के भी हलाक होने की खबर है, दावा किया जा रहा है। वो भी इस फ्लाइट में सवार थे। हालांकि सोशल मीडिया में जो उनकी फ्लाइट में बैठे हुए तस्वीर दिखाई जा रही है, अगर आपने देखी हो तो वो पुरानी है। ये प्लेन एक मेडिकल हॉस्टल पर गिरा जहां MBBS कर रहे कुछ स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स मेस में खाना खा रहे थे। वहां भी कुछ लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में बहुत से ऐसे लोग थे जो ईद उल अजहा मनाने अपनी फैमिली के साथ इंडिया आए थे। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो पहली बार मुल्क से बहुत से सपने लेकर बाहर जा रहे थे। इन्हीं में से एक दुल्हन थी राजस्थान की, जो विदाई के बाद पहली बार अपने वालिद का घर छोड़कर ससुराल जा रही थी। जाने वाले अपने पीछे न जाने कितनी कहानियां छोड़ गए। फिलहाल हम उन सभी को खिराजे अकीदत पेश करते हैं और उनके घर वालों के लिए सब्र की दुआ करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बात गजा की। इधर यूनाइटेड नेशन सीज फायर पर वोटिंग की तैयारी में है और उधर गजा पर आज हुए इस्राएली हमलों में दर्जनों लोग हलाक हो चुके हैं। जंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इजरायली स्ट्राइक्स में आज गजा भर में कम से कम, जब तक मैं खबर पढ़ रहा हूँ, 42 लोग हलाक हुए। 26 लोग सिर्फ एक जगह पर कत्ल कर दिए गए जब वो गजा में ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की एड का, मदद का इंतज़ार कर रहे थे कि उनके बच्चों को खाने के लिए रोटी और आटा चावल कुछ मिल जाए। ड्रोन स्ट्राइक उन पर की गई जो खाना और पानी के लिए लाइन में खड़े थे। ये खबर है। ये वाकया उस वक्त हुआ जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक नए सीज फायर प्रपोजल पर वोट करने जा रही है। हालांकि अमेरिका के होते हुए यूनाइटेड नेशन से कुछ भी पास नहीं हो सकता, ये आप सब जानते हैं। गजा के लोकल सोर्सेज के मुताबिक आज के हमलों से जख्मी हुए लोगों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इस हमले को एड सीकर्स पर, मदद पाने वालों पर प्लान्ड अटैक करार दिया है। यह अल जजीरा की खबर है। अब बात इटली की, जो गजा के लिए बोल पड़ा है। इटली ने गजा में फौरन बमबारी रोकने और सीज फायर करने का मुतालबा किया है इसराइल से। इटली के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो ताजानी ने कहा,
हमारा पैगाम बिल्कुल क्लियर है, शफाफ है। ये जंग रुकनी चाहिए, अभी के अभी और फौरन। तजानी ने सीज फायर की अपील की है और कहा है कि इंसानी जिंदगियों को बचाना सबसे ज़रूरी है। इटली ने दोनों साइड से, यानी हमास और इसराइल से, ये कहा है कि अब और खून बहाना बंद कीजिए। बात फ़लस्तीन की होगी, बात गजा की ही होगी, लेकिन ब्रिटेन की ज़मीन से, जहां पर इसराइली फौजियों की ट्रेनिंग जारी है। ब्रिटिश सरकार ने इसकी खुद तस्दीक की है। यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह मान लिया है कि इसराइली फौजियों की ट्रेनिंग फिलहाल यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, बरतानिया के अंदर हो रही है। आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्टर ल्यूक पोलर्ड ने कहा, ये ट्रेनिंग रूटीन डिफेंस टाइज का हिस्सा है, मतलब हमारे समझौते हैं कि हम ट्रेनिंग देंगे इसराइली आर्मी को, इसलिए हम दे रहे हैं। ये तस्दीक एक लेबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, लेबर पार्टी जो है वहाँ के, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सवाल के जवाब में की गई। ये ट्रेनिंग उस वक्त में हो रही है जब ब्रिटेन खुद गजा में इसराइली हमलों पर फिक्र जता चुका है, कंडेम भी कर चुका है। यानी एक तरफ लोगों पर हमला करने की ट्रेनिंग दी जा रही है और जब हम हमले में लोग मारे जाएं तो मसीहा बनकर मरहम लगाने की एक्टिंग भी करनी है। कमाल है, इसी को तो कहते हैं कमाल की हिपोक्रेसी है। इसराइल पर गजा में जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स के इल्ज़ाम लग रहे हैं, बावजूद इसके यूनाइटेड किंगडम अब तक इसराइल का खुला सपोर्ट कर रहा है। अब बात ईरान की। ईरान की आज की खबरें बेहद अहम हैं। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बेहद करीब है, और किसी ऐसे वैसे ने नहीं। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी यानी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ ने खुली वार्निंग दे दी है और कहा है कि बहुत से इंडिकेशंस हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। ये बात उन्होंने एक हियरिंग में कही जब उनसे पूछा गया था कि क्या ईरान सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी चाह रहा है या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब भी। साथ ही पेंटागन ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकन मिलिट्री की फैमिलीज को निकालने की इजाज़त भी दी, ताकि अगर ईरान से इसराइल की जंग होती है तो मिलिट्री वालों की फैमिलीज महफूज रह सकें। असल में पीट हेग्सेथ का ये बयान बिल्कुल वैसा ही है जैसा बयान सद्दाम हुसैन के खिलाफ हमले से पहले दिया गया था कि इराक के पास WMD यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बड़ी तबाही मचाने वाले हथियार हैं। सद्दाम पर यही इल्ज़ाम था, जबकि मिला कुछ भी नहीं। बस इराक को बर्बाद करने का एक मकसद था जो पूरा हो गया, और उसमें भी अमेरिका का साथ बहुत से लोगों ने दिया। उन्होंने भी दिया जो आज मुसलमानों का झंडा उठाए हैं। अब ईरान के खिलाफ भी वही माहौल बनाया जा रहा है ताकि अगर ईरान से जंग हो जाए तो अपनी पब्लिक को जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो वजह हो। बस यही है। तेहरान से आई एक बड़ी खबर में ईरान के न्यूक्लियर चीफ मोहम्मद इस्लामी ने एक धमाकेदार ऐलान किया है कि तीसरी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी अब तैयार हो चुकी। बताइए, पहले से जो है उन पर बंदिश लगाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है और इधर ये तीसरी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी का ऐलान कर रहे हैं कि तैयार हो चुकी है। और ये साइट, कहा गया है ये साइट किसी भी दुश्मन के हमले से महफूज है, बिल्कुल खुफिया जगह पर बनाई गई है, कोई पहुंच नहीं सकता। मोहम्मद इस्लामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसे ही सेंट्रीफ्यूज इंस्टॉलेशन मुकम्मल होती है, एनरिचमेंट का अमल फौरन शुरू कर दिया जाएगा। ये जानते हैं ना आप, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में सेंट्रीफ्यूज एनरिचमेंट, जो लोग लगते होंगे, दिलचस्पी रखते होंगे, उन्हें पता होगा। ये ऐलान उस वक्त आया है जब IAEA ने एक और एंटी ईरान रेजोल्यूशन पास कर दिया है ईरानी मीडिया के मुताबिक, और इस रेजोल्यूशन को तेहरान ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का इसराइल के प्रेशर में लिया गया सियासी और नफसियाती कदम बताया है। इस्लामी ने यह भी बताया कि फर्दो फैसिलिटी जो है ईरान की, फर्दो फैसिलिटी में पहले जो फर्स्ट जनरेशन सेंट्रीफ्यूज लगे हुए थे उन्हें हटाकर, वो पुराने हो गए थे, पुराने ज़माने के हो गए थे, उन्हें हटाकर 6th जनरेशन मॉडर्न मशीन्स लगाई गई हैं या जा रही हैं। नई फैसिलिटी एक ऐसी जगह पर है जो हर किस्म के हमले से महफूज है, चाहे वो ड्रोन स्ट्राइक हो, मिसाइल हो या साइबर अटैक हो। यानी क्या है, बस ज़मीन के कितने नीचे है वहीं बच सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ एक ही पैगाम के साथ हो रहा है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं, और अगर कोई जंग थोपने की कोशिश हुई तो नतीजे भुगतने के लिए दुश्मन तैयार रहे।
ईरान से एक और खबर है। ईरान ने मुल्क भर में बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स का आगाज कर दिया है। आर्म्ड फोर्सेस के चीफ जनरल मोहम्मद बाकिरी ने ड्रिल्स ऑफ अथॉरिटी 2025 का हुक्म दे दिया है। ये इस ड्रिल का नाम है, ड्रिल्स ऑफ अथॉरिटी 2025। ड्रिल्स का कोड वर्ड जो है वो है या अली इब्न अबी तालिब। कहेंगे बहुत से लोग अबू तालिब, नहीं, ये जो लिखा है कोड जो है वही तो पढ़ूंगा, अपनी तरफ से मैं तरमीम नहीं कर सकता। ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी हैं वो बड़े अपने तलफ़्फ़ुज़ के हिसाब से जो लिखती हैं, जो कोड है जो टाइप किया जाएगा वही बताना है। तो मैंने कहा था लफ्ज़ों को देखा करें। खैर बढ़ते हैं आगे। तो अब इन ड्रिल्स का मकसद क्या है वो भी समझ लीजिए। मकसद है डिफेंसिव ताकत, तैयारी और दुश्मन के लिए डेटरेंस को बढ़ावा देना। इस बार एक्सरसाइजेज में कुछ स्पेशल चेंजेस किए गए हैं। रेगुलर कैलेंडर के मुकाबले ये ड्रिल्स हालात के मुताबिक नए खतरात के जवाब में की जा रही हैं। ईरान कह रहा है कि हर किस्म के रीजनल चैलेंज का मुकाबला करने के लिए वो तैयार है। बढ़ते आगे। यमन की अंसरुल्लाह तहरीक ने खुला पैगाम दिया है या वार्निंग दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरा इलाका जंग की आग में जल उठेगा। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक से गुफ्तगू में अंसरुल्लाह के एक सीनियर सोर्स ने साफ कहा कि अगर अमेरिका या इसराइल ने ईरान के खिलाफ कोई भी एग्रेशन किया तो ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, ये पूरे रीजन को जंग के दोज़ख में धकेल देगा। ये सीधी वार्निंग दी है। ये इंग्लिश में पूरा इंटरव्यू है। दोस्तों, इस वक्त वेस्ट एशिया में टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि अमेरिका अपनी एम्बेसी स्टाफ और उनकी फैमिलीज को मिडिल ईस्ट से निकाल कर वतन पहुंचा रहा है, यानी अमेरिका। वो भी इस डर से कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है और बदले में ईरान ऐलान कर चुका है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कोई भी मिलिट्री फैसिलिटी, कोई भी मिलिट्री अड्डा सलामत नहीं रहेगा। वो चाहे किसी भी अरब ममालिक में हो, हम उस पर हमला करेंगे। इसी वजह से अमेरिका इसराइल को नहीं रोक रहा हमले के लिए। देखिए, अपने स्टाफ को निकाल रहा है जो नॉन इमरजेंसी स्टाफ है। अब आर्मी वहीं रहेगी लेकिन आर्मी की फैमिली हटाई जा रही है। ये खबर हम पहले आपको दे चुके हैं। इराक से शुरुआत हो चुकी है। अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी कि हुथीस ने ये कहा है कि हम पहले ही गजा पर इसराइली एग्रेशन के खिलाफ जंग में हैं और अब यमन के खिलाफ भी जो कुछ हो रहा है वो इस ज़ायनिस्ट एंटिटी की वजह से है। उन्होंने ये भी कहा कि यमनी फाइटर्स हर वक्त अलर्ट हैं और इसराइल के खिलाफ ऑपरेशंस अब और ज़्यादा इंटेंस होंगे और अगर अमेरिका ने हम पर या ईरान पर एस्केलेशन की तो हम भी तैयार हैं और ये जंग सिर्फ एक मुल्क की नहीं रहेगी, ये चारों तरफ फैलेगी। दोस्तों, असल में हुतीस भी जानते हैं कि अगर ईरान कहीं किसी हमले से कमज़ोर हुआ तो उन पर भी यमन में भारी और तबाह कर देने वाले हमले हो सकते हैं। दोस्तों, ये रीजन एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां एक चिंगारी भी पूरा मिडिल ईस्ट जला सकती है। दुनिया भर की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। सलामत रहिए, खुश रहिए।